हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलेंस नॉलेज पॉइंट में। आप जानते थे कि मैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर चल रहा है, उसमें आज मैं आपको पार्ट 9 आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका प्रकाश का परावर्तन मैं पढ़ा चुका हूँ। अब अगला टॉपिक आपका है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए क्या है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने रास्ते से विचलित हो जाती हैं, हट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए आपका है कि इधर सघन माध्यम है, इधर विदर माध्यम है। प्रकाश की किरणें आती हैं, जब यहाँ पर पड़ती हैं तो उसके बाद भी क्या होता है? देखिए, इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरणें जो अभिलंब होता है उसी तरफ झुक जाती हैं। और इसका उल्टा, इसका विपरीत देखिए, जब प्रकाश की किरण यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल है n1 n2, ये आपका तल है, प्रकाश की किरण वो ये आ रही है, और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, समान माध्यम में प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। समान एक ही माध्यम होगा तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, किंतु जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही परिघटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे हमने बता दिया कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण OA को आपतित किरण तथा दूसरे माध्यम में जाने पर यह किरण AB अपवर्तित किरण कहलाती है। जैसा देखिए यहाँ पर ये जो किरण आके गिरती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण माध्यम में जाने के बाद अपवर्तित हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। अगला देखिए आप, दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु A पर आपतित किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु A पर सीमा पृष्ठ के लंबवत रेखा N1A N2 को अभिलंब कहते हैं। जैसा पहले ही बता दिया आप लोगों को, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण OAN1 को आपतन कोण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण N2AB अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। सघन तथा विरल माध्यम क्या होता है ये हम आपको बता दें। सघन और विरल माध्यम क्या होता है? देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम वह सघन माध्यम तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो वह विरल माध्यम कहलाता है। देखिए, अब जो आपको अपवर्तन पढ़ाने, अपवर्तन के कुछ नियम हैं। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के निम्न 2 नियम हैं। ठीक है, पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहली शर्त है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 है कि किन्हीं 2 माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन कहते हैं, का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये साइन I अपान साइन R को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप साइन अपान साइन R को स्नेल का नियम कहते हैं। यदि I आपतन कोण तथा R अपवर्तन कोण है
तब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, इसको हम लोग एन से या म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका। इस नियतांक को, जो नियतांक है, को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। किरण जिस माध्यम से पहले माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसे हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं तथा इसे एन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया। अब देखिए आपका है अपवर्तनांक। तो अपवर्तन के नियम हो गए। अपवर्तनांक क्या है? रिफ्रैक्शन इंडेक्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। देखिए, तब सबसे पहले होता है एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक एन। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से दूसरे माध्यम में जाती है, तब इस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक किसी माध्यम का विशेष भौतिक गुण होता है। विभिन्न प्रकाश के रंगों के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रकाश के लिए पदार्थ में एक ही अपवर्तनांक होगा, नहीं, भिन्न भिन्न प्रकाश के रंगों के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अक्सर एक चीज एग्जाम में पूछी जाती है। तो अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। नेक्स्ट है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। जब पहले माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम हो, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक में अपवर्तनांक के लिए चिन्ह n के दोनों ओर क्रमशः पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम को लिख देते हैं। जैसे वायु का संकेत A, एयर के लिए, तथा जल का संकेत वाटर के लिए W लिखते हैं, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देखिए किसके, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो n लिखेंगे। n के आगे पहले जो लिखेंगे A लिखेंगे, क्योंकि एयर के सापेक्ष किसका, वाटर का, वाटर पीछे लिखेंगे। ठीक है, से लिखा जाता है, अर्थात ANW। ठीक है, किसका, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक को लिखने का ANW लिखा जाएगा। ठीक है, अब यदि प्रकाश की किरण वायु में कांच में प्रवेश करती है, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ANG द्वारा लिखते हैं। क्योंकि पहला माध्यम देखिए एयर है तो A लिखेंगे, दूसरा आपका कांच है तो G लिखेंगे, ग्लास द्वारा लिखते हैं। नोट, मैंने कुछ नोट आपको लिख दिया है, बता दिया है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय सीमा पृष्ठ पर लंबवत गिरती है, तो दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, अर्थात आपतन कोण I=0 तथा अपवर्तन कोण R भी 0 होगा। अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिए। जब कोई भी प्रकाश से किरण किसी पृष्ठ तल पर लंबवत गिरती है, तो वो बिना अपवर्तित हुए सीधे ही निकल जाएगी, अर्थात आपतन कोण I जो होगा वो 0 होगा और अपवर्तन कोण R भी 0 होगा। इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखिए, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से भी संबंध है। तो रिलेशन ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ स्पीड ऑफ लाइट क्या है? यदि साइन आई और साइन आर के मान ज्ञात नहीं हैं, तो हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उनकी चालों से ज्ञात कर सकते हैं। अतः एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसका, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है ANW। तो वायु जो पहले होगा उसे वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, किसका, वायु के सापेक्ष जल का आप निकाल रहे हैं अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, अर्थात ANW इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल को C से व्यक्त किया जाता है और जल में प्रकाश की चाल को V से व्यक्त करते हैं, तो हम लोग इसे इस तरह व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट, अपवर्तन के कारण वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई। देखिए, अपवर्तन के कारण आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में अंतर दिखाई देता है। अपवर्तन के ही कारण कोई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। देखिए, आइए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा सिक्का या पानी के टैंक की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे देखिए, इसके लिए मैं फिगर बना के समझा दिया हूँ। देखिए, आपका है ये पानी इसमें रखा हुआ है, तो ये वास्तविक सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है और इससे जब प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो ये अपवर्तित होकर के ऐसे निकल जाती है। आदमी यहाँ से देखता है, लेकिन अगर इसका देखिए आगे पीछे बढ़ाएंगे तो सीधे यहाँ पर आ रही हैं प्रकाश की किरणें, तो हमें यहाँ पर स्थिति दिखाई देगी, जबकि वास्तव में यहाँ पर है, लेकिन वस्तु हमें यहाँ दिखाई देगी, इसलिए इसकी जो वास्तविक गहराई वो अधिक होगी और जो हमें दिखाई देगी, जो आभासी गहराई होगी, वो कम होगी। तो इसलिए कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए, ये आपतित किरण है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो इस तरह होता है। सेकंड देखिए आप, जब पानी में पेंसिल जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, वैसे ही वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं, जिस कारण पेंसिल मुड़ी हुई लगती है। देखिए, जैसे ये एक्चुअल पेंसिल देखिए है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें चल रही होने के बाद क्या है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाती है तो अभिलंब की ओर से दूर हट जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर यानी इसकी आभासी स्थिति यहाँ हो जाती है। तो देखिए, ये टेढ़ी, हमें पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह क्यों होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखिए, अब इस पर मैंने एक सवाल आपको करा देता हूँ। आपका देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब जल का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अब देखिए, अब आपका जल का अपवर्तनांक देखिए दिया गया है, तो 4/3 बराबर C/V। तो V इक्वल टू करेंगे तो C / 4/3 = 3 × C/4। ठीक है, अब C इक्वल टू दिया है 3.0 × 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।